All right. So we need to start arithmetic mean in this session, but for that we need to understand few concepts before. So let's understand what is statistics first of all. So guys, statistics start होता है एक प्रॉब्लम के रिकॉग्नाइजेशन के साथ. When we recognize that there is some problem which is needed to be solved. Problem recognition. For example, our government wants to solve problem of poverty, unemployment, inflation. For that purpose, they have National Statistics Office, Ministry of Statistics and Program Implementation. जो लोग सर्वे करते हैं, लोगों से पूछते हैं कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, क्या आप लोग इलिटरेट हो, क्या आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, क्या आप अनएजुकेटेड हो, क्या आपके एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो ये तो नेक्स्ट स्टेप है. पहले तो प्रॉब्लम ढूंढी कि अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है इंडिया में. अब उसको हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डेटा को हम कलेक्ट करेंगे. तो सबसे पहला हमारा यहाँ पर स्टेप जो होगा वो होगा कलेक्शन ऑफ डेटा. हम लोगों से पूछेंगे, सर्वे करेंगे कि आप क्यों अनएम्प्लॉयड हो, क्या आपके पास स्किल नहीं है, क्या आप इलिटरेट हो, क्या आप अनएजुकेटेड हो, क्या आपके एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. तो कलेक्शन करना है हमें इस डेटा का. इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद हमें करना है ऑर्गेनाइजिंग द डेटा. डेटा को ऑर्गेनाइज करने के का मतलब ये होता है कि हमें ये देखना है किस एरिया में कौन सा रीजन सबसे बड़ा है. हो सकता है किसी एरिया में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम है, किसी एरिया में लोग इलिटरेट है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लोगों के पास स्किल्स नहीं है. तो हमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना है. फिर कितने मेल अनएम्प्लॉयड हैं, कितनी फीमेल अनएम्प्लॉयड हैं, तो कितने एज के लोग अनएम्प्लॉयड हैं. तो हमें ये डेटा ऑर्गेनाइज करना है जो हमने कलेक्ट करा था. अब एक बार हमारे सामने जब डेटा ऑर्गेनाइज होके तैयार हो जाता है कि इस एरिया में ये प्रॉब्लम है, इस एरिया में ये रूट कॉज है, फिर हमें डेटा को करना है अपनी कन्वीनियंस के लिए प्रेजेंट. इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. हम बनाएंगे पाई डायग्राम, बार डायग्राम्स, हिस्टोग्राम्स, जिसमें हम विजुअली देख सकें कि अच्छा इस रीजन में जो अब मान लो अपने 4 रीजन रखे थे. क्या लोग इलिटरेट हैं? इतने लोग इलिटरेट हैं. इतने लोग अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. इतने लोग अनएम्प्लॉयड है क्योंकि वो अनएजुकेटेड हैं, मतलब 5th स्टैंडर्ड पास हैं, उसके आगे दे आर नॉट अवेयर. उसके अलावा बाकी जो लोग हैं ये तो हो गए जो कि इलिटरेट है, दे आर इलिटरेट. इसके अलावा यहाँ पर जो लोग हैं वो हैं अनस्किल्ड, इनको नॉलेज नहीं है, ये है अनएजुकेटेड, दे आर ओनली 5th स्टैंडर्ड पास. बाकी जो हैं वो है नॉन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़. इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, उनके एरिया में जॉब्स नहीं है. ओके, तो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर विजुअल प्रेजेंटेशन वी कैन से कि पीपल अनस्किल्ड बहुत ज़्यादा है और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है. तो गवर्नमेंट शायद इस एरिया में इन दोनों पे ज़्यादा फोकस करेगी कि इलिटरेसी को कैसे हटाएं, मतलब लोगों की स्किल्स कैसे बढ़ाएं और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बूस्ट करें. तो पाई डायग्राम से ये हमें हेल्प मिल गई कि कौन सा मेन प्रॉब्लम है वो हमें पता लगी. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है डेटा को एनालाइज करना है, डेटा एनालिसिस. यहाँ से आपका स्टार्ट होता है मीन मीडियन मोड. डेटा को एनालाइज करना है, एवरेज निकालना है. मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनो. आप लोगों ने इतने सारे एरियाज़ में सर्वे करा, आपने अलग अलग एरियाज़ से डेटा को कलेक्ट करा, तो आप ये जानने में तो ज़रूर इंटरेस्टेड होगे ना कि किस एरिया में सबसे मेजर रीज़न कौन सा है और उसका एवरेज, ऑन एन एवरेज सबसे मेजर रीज़न क्या है. मेरे अकॉर्डिंग तो जो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, अगर शायद इंडिया में सर्वे हो अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, तो इलिटरेसी इंडिया में बहुत ज़्यादा है. लोगों को रीडिंग और राइटिंग नहीं आती है. एंड देयर आर मेनी पीपल हु आर अनएजुकेटेड. 5th स्टैंडर्ड पास हैं, 8th स्टैंडर्ड पास हैं, 10th स्टैंडर्ड पास हैं. इसके अलावा लोगों के पास स्किल नहीं है, स्किल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है. कॉलेज से ग्रेजुएट तो हो जाते हैं बट दे डोंट नो हाउ टू वर्क इन कॉर्पोरेट फर्म्स. पॉपुलेशन की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. इतने सारे लोग हैं, जॉब्स इतनी सी हैं, बस इतने सारे लोग इतने कम रिसोर्सेज में कैसे एडजस्ट कर पाएंगे. हमारे पास इतने से रिसोर्सेज हैं, चाहे स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बट हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा है. अब इतने ज़्यादा लोगों को इतने में एडजस्ट करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है.
इसलिए हमारी कंट्री में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जिनको सॉल्व करने के लिए हम पहले रूट कॉज जानना पड़ेगा, और रूट कॉज काफ़ी हद तक बहुत सामने हमारे हैं, जैसे कि पॉपुलेशन हो गया, इलिटरेसी होगी, पीपल आर अनएजुकेटेड, राइट। तो इस डेटा को हमें एनालाइज करना है, हमें एक एवरेज निकालनी है कि सबसे मेन कंट्रीब्यूशन किस प्रॉब्लम का है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हैं। हो सकता है कि ज़्यादातर लोग, मैंने आपको बताया कि इंडिया में इलिटरेसी एंड मेजॉरिटी पीपल आर अनएजुकेटेड, दे आर आइदर 8th स्टैंडर्ड पास और 5th स्टैंडर्ड पास। तो इसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम एनरोलमेंट रेट्स को बढ़ाएं, कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स को और ज़्यादा एडवांस करें, कैसे गवर्नमेंट स्कूल्स में हम टेक्नोलॉजी पहुंचाएं जिससे और बच्चे अट्रैक्ट हों एजुकेशन लेने के लिए, कैसे हम एजुकेशन के चार्जेस थोड़े से कम कर पाएँ ताकि रिसोर्सेज लोगों को इकोनॉमिकल पड़े, कैसे हम ऑनलाइन सिस्टम और एडवांस करें। तो डेटा को पहले एनालाइज करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा, फिर जो भी आप एनालाइज करोगे उसको आपको करना है इंटरप्रेट, उसको आपको करना है इंटरप्रेट कि अब हमने देखा कि ज़्यादातर लोग इलिटरेट हैं, ज़्यादातर लोग अनएजुकेटेड हैं, तो अब गवर्नमेंट, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं सब में कंपलसरी कर रही है कि एक कंप्यूटर लैब होनी चाहिए, एक कंप्यूटर लैब होनी कंपलसरी हो गई है, और इसके अलावा सारे टीचर्स की अटेंडेंस 90% कंपलसरी हो गई, जैसे स्टूडेंट्स की भी होती है ना 75%, टीचर्स की भी कंपलसरी कर दो, तो इससे टीचर्स भी बाउंडेड हो जाएंगे कि उनको पढ़ाने के लिए आना है। तो मतलब ऐसी कुछ पॉलिसी बनाओ जिससे हमारी कंट्री में ये जो प्रॉब्लम है इलिटरेसी की और लोग अनएजुकेटेड है, इसको हम सॉल्व कर पाए। तो इंटरप्रेट करो, पॉलिसी बनाओ, कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे ताकि हम ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है इसको हम सॉल्व कर पाए। I believe that this is clear to everyone. So this is वर्ड बहुत छोटा सा है, स्टेटिस्टिक्स सुनने में आसान लगता है, बट जब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो इट इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ स्टेप्स विद इन इट। सबसे पहले प्रॉब्लम किस चीज़ की थी? अनएम्प्लॉयमेंट की। डेटा कलेक्ट करा हमने, अलग अलग एरिया से डेटा कलेक्ट करा, किसी रूरल एरिया से, किसी अर्बन एरिया से, फिर हमने उसको ऑर्गेनाइज करा कि इस रूरल एरिया में ये प्रॉब्लम है, इस अर्बन एरिया में ये प्रॉब्लम है, फिर हमने प्रेजेंट करा, हर एक एरिया का पाई डायग्राम बनाया हमने अलग अलग एरियाज़ का बार डायग्राम बनाया, और हमने फिर उस डेटा को एनालाइज करना है, हमें एवरेज निकालना है कि सबसे ज़्यादा बड़ा रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, एंड वी माइट कम अप विद कि सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है इलिटरेसी एंड पीपल आर अनएजुकेटेड। तो उसको फिर इंटरप्रेट करो, उसको सॉल्व करो, क्या पॉलिसी आप बना रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो जो अभी हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर के बाद मीन, उसमें हम यही देखेंगे कि डेटा को एनालाइज कैसे करा जा सकता है। हमारे पास डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्रेजेंटेड है, हमें बस उसको एनालाइज करना है। एनालाइज करने का अगर मैं बहुत एक आपको बेसिक एग्जाम्पल दूं, सपोज करो कि आपके स्कूल में मिनिमम 3 से 4 सेक्शंस तो होंगे। सपोज करो कि आप पढ़ते हो सेक्शन ए में, आपके बाकी फ्रेंड्स पढ़ते हैं सेक्शन बी में, आप दोनों सेक्शंस के बच्चों का एक एग्जाम कंडक्ट हुआ इंग्लिश का, फाइन, और टीचर ने एवरेज मार्क्स निकाले कि सेक्शन ए के बच्चों का जो एवरेज रहा है आउट ऑफ 60 मार्क्स दे हैव स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 44 मार्क्स। सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स का एवरेज स्कोर रहा है वो 60 में से रहा है 46। तो इन दोनों को कंपेयर करके हम ये बोल सकते हैं कि सेक्शन बी के जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव परफॉर्म अ लिटिल बेटर एज कंपेयर टू सेक्शन ए स्टूडेंट्स। But this is only average, that you should understand that this is average. Now there will be many students in both the classes who would have scored above these numbers, and there will be students who would have scored below this number. But majority of the students in both the classes, now section A में ज़्यादातर बच्चों का स्कोर इस एवरेज के पास है और ज़्यादातर बच्चों का स्कोर इस क्लास में इस एवरेज के पास है. So that's why this is known as average or mean, you can say. Now let's suppose that I give you few numbers like 2, 4, 6, 6, 8 and 10. How many numbers do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let me add one more number over here. Let me add 12 over here. Okay, so for this series I want to take out the average. मुझे इसका एवरेज निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस सब नंबर को सम कर दूंगा
और डिवाइड कर दूंगा मैं टोटल नंबर से, टोटल कितने हैं, ठीक है, सम ऑफ ऑल द आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है, मैं प्रॉपर्ली लिख देता हूँ सम ऑफ आइटम्स एंड नंबर ऑफ आइटम्स। सपोज अ टीचर कंडक्टेड टेस्ट ऑफ 15 मार्क्स, एक टेस्ट हुआ 15 मार्क्स का और ये स्टूडेंट्स के मार्क्स दे रखे हैं और ये रहे स्टूडेंट्स के नेम्स। स्टूडेंट ए ने 2 मार्क्स स्कोर करे, स्टूडेंट बी ने 4 मार्क्स स्कोर करे, स्टूडेंट सी ने 6 मार्क्स, डी ने 6 मार्क्स, ई ने इतने, एफ ने इतने, जी ने इतने, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे इसका एवरेज निकाल के बताओ, तो एवरेज के लिए बोलोगे सर इसका आप सब आइटम्स का आप सम कर दो। तो चलो इसका सम करते हैं। और डिवाइड तो हमें इसको किससे करना है, हमें इसको टोटल नंबर ऑफ आइटम इज 1 2 3 4 5 6 7 आइटम्स आर प्रेजेंट, तो डिवाइड करेंगे हम इसको 7 के साथ। इसको ज़रा हम ऐड कर देते हैं। दिस इज 6 + 6 12, 12 में अगेन 6 ऐड करा 18, 18 में 8 ऐड करा 26 में 10 ऐड करा 36 + 12 इज 48। डिवाइड कर दो आप 48 को 7 के साथ एंड यू आर गेटिंग 6.85 मार्क्स का एवरेज है। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड लेस देन 6.85, there are students who have scored more than 6.85. This is the average. Now how much is the median over here? Median is the center number, that is 6. तो 3 नंबर पीछे 3 नंबर आगे। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि मुझे इसमें आप मीडियन बताओ, तो आप लोग बोलोगे सर इसमें मीडियन जो है वो है 6 मार्क्स। Now you can say they are very close to each other. एवरेज को बाय द वे मीन भी बोला जाता है, एवरेज इज ऑल्सो कॉल्ड एज मीन, मीडियन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 6 मार्क्स, राइट। देन लास्ट इज मोड। मोड भी आप सब जानते ही हो, मोड होता है वो नंबर जो मैक्सिमम टाइम्स रिपीट हुआ है। अब इस सीरीज में मैक्सिमम टाइम रिपीट होने वाला नंबर 6 है, तो मोड भी है 6 मार्क्स। सो आप देख रहे हो कि जो मीन, मीडियन, मोड है ये सेंट्रल टेंडेंसी है, दे आर सेंट्रल टेंडेंसी। टेंडेंसी का मतलब होता है कि आने की पॉसिबिलिटी जब किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा होती है, तो सेंटर के आने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है जब हमें डेटा दे रखा होता है, जब हमें, क्योंकि डेटा उसी के आसपास रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर गिवन दैट डेटा शुड बी अरेंज्ड इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, मैंने यहाँ पर डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा है, आप डेटा को डिसेंडिंग में भी अरेंज कर सकते हो, बट देयर शुड बी द डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड। द डेटा शुड नॉट बी इन हैफेजेड मैनर कि पहले 12 फिर 10 फिर 6 फिर 2 फिर 4। डेटा कांट बी एनालाइज्ड लाइक दैट। सो फॉर प्रॉपर एनालिसिस ऑफ डेटा, योर डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये एक टिप मैं आज आपको दे रहा हूँ, आप जब भी स्टेटिस्टिक्स का कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, योर डेटा शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। डेटा should be organized. Either you can arrange it in ascending order or descending order. Now यहाँ तो मैंने ऑटोमेटिकली अरेंज करा हुआ था आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, तो आपको ये बात पता नहीं चली। बट अगर मैं डेटा ऐसे लिख देता 12 10 फिर 4 फिर 2 फिर 6, ठीक है, फिर कोई नंबर इसमें रह गया ना 8। अब इसमें मीडियन क्या निकल के आ रहा है, अब तो इसमें मीडियन 2 आ रहा है, क्योंकि 3 नंबर आगे 3 नंबर पीछे 2। तो इज इट एक्यूरेट? इट इज रॉन्ग। इसका एवरेज निकालोगे तो 6.85 है। तो मीन, मीडियन और मोड तीनों का आंसर आसपास आता है, इतना ज़्यादा फर्क नहीं आएगा कि मीडियन 2 है और आपका मोड तो 6 ही रहेगा और मीन आपका 6.85 रहेगा। इट इज़ रॉन्ग। सो मेक श्योर दैट योर सीरीज शुड बी अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर फॉर द करेक्ट आंसर। तो 15 मार्क्स का जो टेस्ट हुआ था, ज़्यादातर बच्चों का जो स्कोर रहा है ऑन एन एवरेज वो 6.85 रहा है। तो मीन, मीडियन, मोड सेंट्रल टेंडेंसी के टूल्स हैं। सेंट्रल टेंडेंसी के टूल्स हैं जो आपको ये बताते हैं कि सेंटर में आने वाली सीरीज की जो वैल्यू है उसके आसपास ही आपका एवरेज, मीडियन और मोड निकल के आएगा। सो दैट्स व्हाई मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। नाउ इफ यू वांट टू टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन। अगर किसी को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। दैट सेंट्रल टेंडेंसी से हमें एक एवरेज पता लग जाता है यार कि जो नंबर सेंटर में होगा एवरेज उसके आसपास निकल के आएगा और मैक्सिमम टाइम्स शायद वही नंबर आसपास का रिपीट हुआ होगा। अगेन इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट ऑलवेज ट्रू एट ऑल।
but all three of them, majority of the time they will show you very very close results, right sir? Now I'm gonna introduce you with three types of series. Data can be given to you in three different types of series. Now there are different formula for mean, median and mode for these three series, which you should know. Now the very first series I'm going to start from here, the basic one, that is individual series. Now for individual series, only variable will be given, only variable is given. गाइज आपका जो ये वेरिएबल होता है ना, ये कोई भी हाइट, वेट, मार्क्स, एज कुछ भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स योर वेरिएबल. एग्जाम्पल दूँ, एग्जाम्पल आपका इंडिविजुअल सीरीज का हो सकता है रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर मार्क्स, roll number of the students and their marks, roll number 1, roll number 2, roll number 3, roll number 4. Roll number 1 has scored 10 marks, roll number 2 has scored 12 marks, roll number 3 has scored 11 marks, roll number 4 has scored 15 marks. So now इसमें जो वेरिएबल है आपका वो है मार्क्स. वेरिएबल को कैपिटल एक्स के साथ डिनोट करा जाता है स्टैटिस्टिक्स में, एंड वेरिएबल है इस क्वेश्चन में आपका मार्क्स. मार्क्स के अलावा और कुछ नहीं दे रखा, रोल नंबर का कोई डेटा आप एनालाइज नहीं कर सकते. मार्क्स इज द ओनली थिंग दैट इज गिवन टू यू. Now for discrete series, things change. There is different series also, discrete series. Discrete word means exact. So variable is given along with frequency. Variable is given with frequency. For example, you will be given marks. Variable is x, that I have written already over here. Variable is x. Then number of students will also be given. फाइव मार्क्स, 10 मार्क्स, 15 मार्क्स. 5 मार्क्स आए हैं 2 बच्चों के, 10 मार्क्स आया है एक स्टूडेंट का, 15 मार्क्स आए हैं 3 बच्चों के. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 6. ठीक है, 3 बच्चों के 15 आए हैं, एक बच्चे के 10 आए हैं, 2 बच्चों के 5 आए हैं. तो देयर आर टोटल स्टूडेंट्स आर 6. ठीक है, यहाँ पर टोटल कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे. यहाँ पे तो 1 2 3 4 4 रोल नंबर है. यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का टोटल आपको बताता है. तो यहाँ वेरिएबल भी और फ्रीक्वेंसी भी है. तो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ओवर हियर वेरिएबल विल बी गिवन अलॉन्ग विद द फ्रीक्वेंसी. यहाँ पर सिर्फ आपको वेरिएबल दे रखा होगा, दैट इज मार्क्स. यहाँ पर आपको वेरिएबल भी दे रखा है और आपको फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंटिन्यूअस सीरीज. अच्छा, बाय द वे एक चीज़ और सॉरी मिस हो गई थी. अगर आपको डिस्क्रीट सीरीज को इंडिविजुअल सीरीज में कन्वर्ट करना, आप कर सकते हो. 5 मार्क्स 2 बच्चों के आए हैं ना, तो आप ऐसे लिख दो, 5 को 2 बार लिख दो. 5 5 और 10 एक बच्चे के आए हैं और 15 3 बच्चों के आए हैं. ठीक है, नाउ यू सी दैट ये डेटा इतना अच्छा नहीं लग रहा, तो टेबल में ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राइट. बट नाउ दिस इज़ एन इंडिविजुअल सीरीज, है ना. तो 2 बच्चों के 5 हैं, एक बच्चे के 10 है, 3 बच्चों के 15 है. तो नाउ दिस इज कन्वर्टेड टू इंडिविजुअल सीरीज. ठीक है, बट इट इज़ बेटर टू राइट लाइक दिस. 5 2 टाइम्स है, 10 एक बार है और 15 3 बार है. तो दिस इज अ बेटर वे फॉर डिस्क्रीट सीरीज, राइट. सो व्हेन नंबर्स आर बीइंग रिपीटेड इन शॉर्ट, देन यू शुड फॉलो डिस्क्रीट सीरीज. अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो आपको इंडिविजुअली बनानी पड़ेगी. अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3 बच्चों के 15 आए हैं, 2 बच्चों के 5 मार्क्स आए हैं, एक बच्चे का चलो 10 मार्क आया है, तो दिस सीरीज इज सूटेबल. बट in case numbers are different like this, then you have to follow individual series. Now for continuous series, variable is given in class intervals. Variable is given in class intervals along with frequency. Variable is given in class intervals along with frequency like this. यहाँ पर आपको मार्क्स दे रखे होंगे और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. सो मार्क्स 0 से 10 2 बच्चे, 10 से 20 में 3 बच्चे, 20 से 30 में 1 बच्चा. So now you see variable is given along with the frequency. Now in this particular question,
द प्रॉब्लम इज कि आप इन इंटरवल से कुछ भी नहीं कर सकते, तो वी टेक हेल्प ऑफ मिड वैल्यूज। तो 0 से 10 को हम 5 मान लेंगे क्योंकि ये मिड वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पर हम 10 से 20 को 15 मान लेंगे, इसकी मिड पॉइंट ले लेंगे। 20-30 का मिड पॉइंट क्या होता है? 25। तो वी टेक हेल्प ऑफ मिड पॉइंट्स। तो मिड पॉइंट्स आर यूज्ड इन दिस सीरीज। तो मिड पॉइंट्स आर यूज्ड इन दिस सीरीज। तो एक कॉलम और बनेगा मिड पॉइंट्स का, ठीक है। तो इन लोअर लिमिट्स को अपर लिमिट से प्लस करके 2 से डिवाइड करा जाता है। 0 + 10 10 हो गया, 2 से डिवाइड कर दो 5, तो 5 इसका मिड पॉइंट है। 10 और 20 को ऐड करो, कितना आता है? 30 को 2 से डिवाइड करोगे क्या आएगा? 15, तो 15 इसका मिड पॉइंट है। इन दोनों को प्लस करोगे 20-30 को 50 को आप 2 से डिवाइड करोगे 25 इसका मिड पॉइंट है। वैसे भी देख के ही बता सकते हो आप इनका मिड पॉइंट जो आएगा। तो इस इंटरवल का यूज़ क्या ही करोगे, तो हम मान लेते हैं एवरेज इसका, मतलब एवरेज कर लो इसको, ठीक है। तो उसका फिर हम यूज़ करते हैं मीन निकालने के लिए। हालांकि उतना एक्यूरेट तो नहीं आएगा जितना इन दोनों में आ सकते हो कि यहाँ एग्जैक्ट नंबर्स की बात करी जाती है, बट यहाँ पे हम थोड़ा डिफरेंट हम मिड पॉइंट्स की हेल्प लेते हैं बिकॉज इनका कुछ यूज़ नहीं हो पाता। बट अगेन 0 से 10 के बीच में 2 बच्चे हैं। अब 0 से 10 में 2 बच्चे हैं, इसका मतलब ये है किसी बच्चे के अगर 10 मार्क्स आए होंगे तो वो इन बच्चों में आएगा, क्योंकि 0 से 10 में मैक्सिमम मार्क्स 9.5 चल सकते हैं, बिकॉज यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है। तो 10 यहाँ से शुरू हो रहा है, वहाँ से वहाँ ख़त्म नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव सीरीज़ है। अगर किसी के 9.5 भी आए हैं तो वो बच्चा इनमें आ जाएगा। 2 बच्चों में से अगर कोई एक बच्चा ऐसा है जिसके 9.5 मार्क्स 9.5 आए हैं, he will be included over here. But if there is any student in the class who has scored above 10 or even 10, he will be included in this class. तो 3 बच्चे हैं जिनके 10 या उससे ऊपर है, बट अगेन 20 से कम। अगर 20 हैं तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। सो ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। एक्सक्लूसिव मतलब होता है इन लिमिट्स को एक्सक्लूड करना है, नहीं इंक्लूड करोगे इनको। 0 से 10 में 10 इंक्लूड नहीं हो रहा, 10 इंक्लूड होगा यहाँ पे। 10 से 20 में 20 यहाँ इंक्लूड नहीं हो रहा, 20 से 30 में या 30 इंक्लूड नहीं हो रहा। तो मैक्सिमम मार्क्स इस शेड्यूल को देख कितने आ सकते हैं? 29.5, क्योंकि 30 अगर किसी बच्चे के भी आए होते तो मुझे एक उसके लिए अलग से क्लास बनानी पड़ती 30 से 40 की, टू शो कि अकेला बच्चा जिसके 30 मार्क्स आए हैं, ठीक है। सो ये 3 सीरीज हैं, तीनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ वेरिएबल दे रखा होगा, डिस्क्रीट सीरीज में आपको वेरिएबल के साथ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी होगी, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आपको वेरिएबल दे रखा होता है, क्लास इंटरवल में ऐसे इंटरवल दे रखे होंगे और आपको उनके साथ ऐसे ऐसे फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ठीक है। आई बिलीव दिस इज नाउ क्लियर टू एवरीवन। तो इसमें मिड पॉइंट्स का आपको यूज करना पड़ेगा इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सब, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे मीन मीडियन मोड में यही काम आने वाला है। तो क्वेश्चंस हम इस टाइप के भी करेंगे, इस टाइप के भी करेंगे और इन टाइप के भी करेंगे। मीन में, मीडियन में, मोड में, तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज में क्वेश्चंस तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी का आ सकता है। मीन के भी तीनों हैं, मीडियन के भी तीनों हैं और मोड के भी तीनों पैटर्न है। I'll stop the recording for this introduction.